Hi guys, today we'll be again recording lectures on chapter 4, McDougall, Freud and Adler. Today we'll discuss three philosophers and their ideas regarding what they have talked about in the book Ideology of the Future. Let me show you the name of the chapters that we'll cover based on what these philosophers have talked about. So this is the book Ideology of the Future, and let us see what are we discussing today. Okay, we're gonna discuss three people here about their ideas, and they'll be very interesting. The first one is current theories of human nature. That is this: the current theories of human nature, McDougall. The current theories of human nature, Freud and Adler. Adler. Sorry. So we'll be discussing these three people. Okay. And it's a very, it will be a very small lecture. I don't want to take it very long, so let's start. Again, we'll be discussing this in three languages. I mean, Urdu, Hindi, English and all combined, so that we can understand it better. Okay. First of all, we'll not discuss everything about it, but we will discuss the theories that they have given in the book which has talked about these theories is again the book Ideology of the Future by Dr. Rafiuddin, and we will only discuss theories that the book has talked about. Okay, तो मैकडोगल का जो इंस्टिंक्ट थ्योरी था ना, उसमें ये था कि मॉडर्न थ्योरीज एक चीज पे अग्री करते हैं कि जो मैन है ना, ये इम्पल्स का क्रिएचर है जो इंस्टिंक्ट से आता है. मैन के अंदर जो इम्पल्स है ना, वो इंस्टिंक्ट से आता है, ये मैकडोगल ने कहा था. लेकिन जो बुक में था ना, वो ये बुक में ऑथर ने इस बात को ऐसे लेके स्टार्ट किया कि इंसान में एक और अर्ज है जो इंस्टिंक्ट से अलग है. मतलब मैकडोगल कहते हैं कि मैन जो है वो इम्पल्स का क्रिएचर है, इज अ क्रिएचर ऑफ हिज इम्पल्सेस. जो इंस्टिंक्ट से आता है, अगेन वी हैव स्टडीड राइट, कि जो मैन में जो इम्पल्स होते हैं वो सब इंस्टिंक्टिव डिजायर्स होते हैं, जो बाकी फिलोसफर्स ने कहा था, बट कैसे हमने उसे समझा कि इंस्टिंक्ट्स होते हैं कि क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस क्या होती है, ये सब चीज़ें. नाउ द ऑथर सेज कि नहीं, मैकडोगल को उसकी थ्योरी को निगेट करके कहा कि नहीं, इंसान में एक और अर्ज है जो इंस्टिंक्ट से अलग है. ये अर्ज इंस्टिंक्ट्स को रूल करता है और इसको हम कहते हैं विल एंड वॉल्यूशन. विल और वॉल्यूशन, ये जो विल है ये असल में इंसान के एक्शंस को कंट्रोल करती है, खासकर जब मॉरल डिसीजंस लेने होते हैं. विल जो है वो पावर है, या वो जो इंस्टिंक्ट्स के अगेंस्ट चलकर मॉरल डिजायर्स को चूज करती है. मतलब विल और या वॉल्यूशन जो है ना, इंसान के अंदर वो पावर है जो उसको इंस्टिंक्ट के ऊपर मॉरल डिजायर्स रखने की समझ देती है. मतलब कि मॉरल डिजायर्स को चुनती है अगेंस्ट द इंस्टिंक्ट्स. ठीक है. जेम्स जो है, विलियम जेम्स मैकडोगल, द सेम पर्सन, ही सेज विल एक मिस्ट्री है. ये एनर्जी कहाँ से आती है समझ नहीं आता. तो विलियम जेम्स ने नो डाउट, उन्होंने बोला कि ये, मतलब विलियम जेम्स ने खुद बोला कि ये विल है इंसान के अंदर, लेकिन वो ये नहीं समझा पाए कि जो विल है ना, ये मिस्ट्री आती कहाँ से, ये विल आता कहाँ से इंसान के अंदर और क्यों है, वो ये समझा ही नहीं सके. मैकडोगल कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा एनर्जी ना असल में सेल्फ डिस्प्ले या सेल्फ असर्शन से आती है. तो मैकडोगल ने, क्योंकि वो नहीं समझा पाए कि ये विल असल में क्या चीज़ है, उन्होंने कहा कि ये सेल्फ डिस्प्ले है, ये सेल्फ असर्शन से आती है. जब हम अपने आप को डिस्प्ले करते हैं, अपने किसी डिज़ायर को, तो ये सेल्फ डिस्प्ले या सेल्फ असर्शन से आती है. एग्जाम्पल ले लें कि एक लड़का है जो नॉर्मली डर की वजह से कुछ नहीं करता, लेकिन जब लोग उसे देख रहे होते हैं तो वो अपने फियर को ओवरकम करके एक्शन करता है, सिर्फ इसलिए कि लोग उसे देख रहे हैं. तो क्योंकि उसकी सेल्फ डिस्प्ले इंस्टिंक्ट जो है ना, वो एक्टिवेट हो गई है. लोग सोसाइटी की अप्रूवल के लिए या डिसअप्रूवल को इतना सीरियसली लेते हैं कि कभी कभी अपनी खुशी, कंफर्ट, एंजॉयमेंट सब सैक्रिफाइस कर देते हैं. लेकिन ये डिज़ायर इतनी स्ट्रांग है कि नॉर्मल रीज़न उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता. तो मैकडोगल ने ये तो बोल दिया कि ये सेल्फ एसर्शन से आती है, सेल्फ डिस्प्ले से आती है, विल की पावर, लेकिन वो ये नहीं समझा पाए कि ऐसा क्यों होता है. तो फिर ऑथर ने क्वेश्चन करके पूछा कि सवाल उनका ये है, जब वो लड़का मॉरल एक्शन करता है, सोसाइटी उसे एडमायर क्यों करती है. मैकडोगल ने जवाब दिया, क्योंकि सोसाइटी ने प्रॉफिट्स और सेंट्स के इन्फ्लुएंस में आके मॉरल ट्रेडिशन को अडॉप्ट किया.
तो सोसाइटी एक मॉरल ट्रेडिशन को एक इज्जत देती है। तो जब लोग अपने आप ऐसे सिचुएशन में जब वो लड़का एक्ट करता है तो उसे पता होता है कि सोसाइटी उसको सोसाइटी का अप्रूवल चाहिए, तो वो उसे पता होता है कि हाँ सोसाइटी मुझे अप्रिशिएट करेगी इस काम पे, और नहीं किया तो मुझे डिसअप्रूव करेगी। फिर ऑथर ने क्वेश्चन पूछा, लेकिन प्रॉफिट और सेंट्स ने खुद मॉरल एक्शन क्यों, मतलब प्रॉफिट और सेंट्स ने मॉरल एक्शन खुद क्यों किए? अगर वो भी सिर्फ अप्रूवल और सोसाइटी के लिए करते तो उनका असल ग्रेटनेस समझ नहीं आता। जब हम एक तरफ कहते हैं कि सेंट्स और प्रॉफिट के मॉरल एक्शन जो हैं वो सोसाइटी ने अडॉप्ट किए उनके ट्रेडिशंस को, इसलिए लोग आके मॉरल डिजायर्स को ऊपर रख के काम करते हैं अपनी विल पे, राइट। जो हमने विल समझा कि मॉरल डिजायर्स को रख के अपने इंस्टिंक्ट्स को के अगेंस्ट जाना। तो अगर सोसाइटी इस चीज़ को अप्रूव कर रही है तो वो ये कहती है कि क्यों प्रॉफिट और सेंट्स ने खुद मॉरल एक्शन किए? अगर मैकडोगल सही है तो फिर क्या प्रॉफिट और सेंट्स ने भी दिखावे के लिए, सेल्फ असर्शन के लिए काम किया? नहीं, ऐसा नहीं था। अब ऑथर यहाँ पे जवाब देते हैं मैकडोगल की थ्योरी को निगेट करते हुए। मैकडोगल को हम लोग ना बहुत ही नॉर्मल वे में लेके चलेंगे, वी नॉट गोना गो डीप इनटू इट, बस हमें समझना है कि उन्होंने इंस्टिंक्ट थ्योरी पे क्या बात की। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि अगर वो भी सेंट और प्रॉफिट्स भी अप्रूवल ऑफ सोसाइटी के लिए काम करते तो उनका असल ग्रेटनेस कभी होता ही ना, लोगों ने कभी ग्रेट कहते ही नहीं। मतलब उनके अंदर कुछ और था जो ये इंस्टिंक्ट से अलग था। तो इसका मतलब ऑथर कहते हैं कि इनके उनके अंदर जरूर कुछ ऐसा था अलग जो इन इंस्टिंक्ट से अलग था। तो इंसान के अंदर एक अर्ज है जो इंस्टिंक्ट से इंडिपेंडेंट है, ये है सेल्फ कॉन्शियसनेस की अर्ज फॉर ब्यूटी एंड आइडियल। यहाँ पे ऑथर ने अपनी बात को क्लियर किया कि ये जो इंसान के अंदर अर्ज है ना, जो उसकी इस इंस्टिंक्ट से अलग है, वो है उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस या ब्यूटी और आइडियल की क्वालिटी, जिसकी वजह से वो अपनी सैक्रिफाइसेस भी देता है। जैसे हजरत बिलाल का टॉर्चर इतना उन पे हुआ, उसके बावजूद उन्होंने तौहीद को इख्तियार किया। इसलिए तो नहीं ना कि वो अपने आप को सेल्फ डिस्प्ले कर सकें कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने इतना इतना टॉर्चर सहा, ताकि लोग उनकी तारीफ कर सकें, उनके लिए क्लैप कर सकें, सोसाइटी उन्हें अप्रूव कर सके। उन्होंने इसलिए नहीं किया। इंसान के अंदर एक अर्ज था, एक अर्ज है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस की है, ब्यूटी की है, आइडियल की है। हजरत बिलाल में ये सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत डेवलप होता था। उस टाइम पे प्रॉफिट के टाइम पे जब नया नया दीन आया था, प्रॉफिट को लोग बहुत उन पे जान दे रहे थे अपनी मोहब्बत से। तो उस टाइम पे हजरत बिलाल का सेल्फ कॉन्शियसनेस, उनकी लव ऑफ आइडियल इतनी हाई थी कि उन्होंने हर टॉर्चर सहा सिर्फ तौहीद के लिए। तो ये सेल्फ असर्शन नहीं था। यहाँ मैकडोगल रॉन्ग है जब उसने कहा कि लोग अपने सेल्फ असर्शन और डिस्प्ले के लिए ये काम करते हैं, अपनी विल और वॉल्यूशन को प्रेजेंट करते हैं, राइट। इंसान की असल अर्ज अपने आइडियल की तरफ होती है, और जब ये अर्ज किसी चीज़ को लव करता है तो उसका रूप सेंटिमेंट बन जाता है। अब यहाँ पे हम इसी लाइन में समझेंगे सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, इमोशंस क्या होते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि जब इंसान की जो अर्ज है ना अपने आइडियल की तरफ होती है, और जब ये अर्ज किसी चीज़ को लव करती है, और जब ये लव ऑफ आइडियल वाली जो अर्ज है ना, जब किसी चीज़ को बहुत लव करती है तो उसका लव सेंटिमेंट्स में बदल जाता है। इसका मतलब ये है कि लव ऑफ आइडियल प्लस इमोशंस इक्वल्स टू सेंटिमेंट्स, ठीक है। अब हम सेंटिमेंट्स को समझते हैं कि व्हाट इज सेंटिमेंट्स एक्चुअली एंड व्हाट आर इमोशंस। तो इमोशंस ना शॉर्ट टर्म होते हैं, लेकिन वो किसी आइडियल के साथ जब जुड़ जाते हैं तो वो सेंटिमेंट्स बन जाते हैं। मतलब आपका लव ऑफ आइडियल प्लस आपका इमोशन आपके सेंटिमेंट्स बना देता है। कैसे? अगेन आई रिपीट, इमोशंस शॉर्ट टर्म होते हैं, लेकिन जब वो किसी आइडियल के साथ जुड़ जाते हैं तो वो सेंटिमेंट्स बन जाती हैं। तो अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हों तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका आइडियल हर्ट हो रहा होता है, क्योंकि उसकी इमोशन उसके लव ऑफ आइडियल के साथ हैं, और जब उनको हर्ट करोगे तो उसके सेंटिमेंट्स हर्ट करेंगे, ठीक है। आइडियल्स जो है ना सेंटिमेंट्स को डायरेक्शन देते हैं। सेंटिमेंट्स अपने में कुछ नहीं है, लेकिन आइडियल सेंटिमेंट्स को डायरेक्शन देते हैं। योर हेट, योर लव, योर सैक्रिफाइस सब उस आइडियल के अकॉर्डिंग शेप होता है। आपका जो भी आइडियल होगा आपके उस आइडियल के अकॉर्डिंग ही आप लव करोगे किसी चीज़ से, उस आइडियल के लिए ही आप हेट करोगे किसी चीज़ को, उस आइडियल के लिए ही आप सैक्रिफाइस करोगे किसी चीज़ का। तो आपके आइडियल ही सेंटिमेंट्स को डायरेक्शन देते हैं कि आपका सेंटिमेंट क्या होना चाहिए, वो आपके आइडियल्स बताते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट, योर आइडियल्स आर द ड्राइविंग फोर्स फॉर योर सेंटिमेंट्स। इसलिए ऑथर ये कहते हैं कि ह्यूमन का सबसे स्ट्रॉन्ग विल पावर और सैक्रिफाइस का जो सोर्स है ना वो लव फॉर आइडियल होता है, ना कि सिर्फ इंस्टिंक्ट या सेल्फ असर्शन। अगर हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं तो इनडायरेक्टली हमारा आइडियल पे अटैक हो रहा है।
क्योंकि अभी अगेन अगेन व्हाट आई टोल्ड यू कि आइडियल, लव ऑफ आइडियल प्लस हमारे इमोशंस, हमारे सेंटिमेंट्स बनाते हैं। इसका मतलब अगर हमारे सेंटिमेंट्स को आप हर्ट कर रहे हो, आप इनडायरेक्टली हमारे आइडियल पे उंगली उठा रहे हो, हमारे आइडियल को हर्ट कर रहे हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैलेस्टीन पे जुल्म होता है तो हमें क्यों बुरा लगता है? क्योंकि वो हमारे आइडियल से जुड़ा है, पैलेस्टीन से मोहब्बत हमारे आइडियल से जुड़ी है। वो हम उसने हमारे सेंटिमेंट्स बना दिए हैं, हमारे लव ऑफ आइडियल ने पैलेस्टीन के हमारे सेंटिमेंट्स को शेप किया है। और जब कोई हमारे मतलब पैलेस्टीन के खिलाफ कुछ बोलता है या कुछ ऐसा करता है तो हमें क्यों बुरा लगता है? क्योंकि हमारे आइडियल ने ही हमारे सेंटिमेंट्स को इस तरह बना दिया है। हमें लगता है वो हमारे आइडियल के खिलाफ कुछ बोल रहा है। वही जगह हमारे प्रॉफिट को जब लोग उन पे कुछ बुरी बातें बोलते हैं तो हमें क्यों इतना गुस्सा आता है? हम क्यों नहीं अपने आप को कंटेन कर पाते? इसलिए क्योंकि हमारे प्रॉफिट से ही हमारे लव ऑफ आइडियल जो हैं, हमारे लव ऑफ आइडियल से जुड़े हुए हैं। तो जब उनको कोई कहता है तो हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, क्योंकि हमारी मोहब्बत हमारे आइडियल से जुड़ी है और हमारे आइडियल हमारे प्रॉफिट है, हमारा रिलीजन। तो उसमें जब कोई उंगली उठाता है तो हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, राइट। वी लव फॉर आर आइडियल एंड वी हेट फॉर आर आइडियल। हम अपने आइडियल के लिए ही मोहब्बत करते हैं और अपने आइडियल के लिए ही नफरत करते हैं। ये पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में समझाया था कि लव और हेट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है जानना, कि हम लव क्यों करते हैं और हेट क्यों करते हैं। तो ये आप पिछले पिछले अगर आपने लेक्चर सुने हैं और इस कॉन्सेप्ट पे अगर आपने बहुत अच्छे से इसको समझा है तो आप समझेंगे कि वी लव फॉर आर आइडियल, वी हेट फॉर आर आइडियल। हम अपने आइडियल से के लिए ही मोहब्बत करते हैं और आइडियल से ही नफरत करते हैं। और किसी भी चीज़ से हमारी नफरत और मोहब्बत जुड़ी नहीं होती, हमारी नफरत और मोहब्बत हमारे आइडियल से जुड़ी होती है। तो मैकडूगल जो है वो कहते हैं कि सब कुछ इंस्टिंक्ट, सेल्फ डिस्प्ले, अप्रूवल सीकिंग, अप्रिसिएशन से होता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और है। प्रॉफिट इब्राहिम ने अपने जब बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को सैक्रिफाइस करने का स्टेप लिया, अगर ऐसा ही होता तो वो कोई सेल्फ अप्रूवल के लिए तो नहीं ले रहे थे, ना वो कोई सेल्फ डिस्प्ले के लिए ले रहे थे। उन्होंने अपने लव ऑफ आइडियल के लिए स्टेप लिया। तो ये जो आपकी विल पावर है, वॉल्यूशन है, ये आपकी लव ऑफ आइडियल से आती है, राइट। विल का मतलब है जब सेल्फ अपनी आइडियल के लिए डिसीजन लेता है। विल यहाँ पे ऑथर मैकडूगल के विल को बेहतर तरीके से समझाते हैं कि विल का असल मकसद क्या है। विल का असल मकसद ये है कि सेल्फ अपनी आइडियल के लिए ही डिसीजन लेता है और इंस्टिंक्ट्स को दबा देता है। सहाबा ने अपने हंगर और थर्स्ट को दबा दिया। क्यों? सिर्फ दीन के लिए, रिलीजन के लिए। जब पानी नहीं था, भूख लग रही थी, खाने को नहीं था, सिर्फ जंग के लिए, बैटल्स के लिए अपनी भूख को दबाया। तो यहाँ उनका विल क्या था? उनका विल यहाँ पे ये था कि वो अपनी लव ऑफ आइडियल की वजह से अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे थे, अपनी लव ऑफ आइडियल की वजह से। अगेन रिमेंबर, किसी अप्रूवल की वजह से नहीं कर रहे थे। इसीलिए इस्लाम में कोर्नियत का कॉन्सेप्ट है कि आप दिखावे के लिए कुछ करोगे तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। आप अपना विल किस लिए कुर्बान करते हो, लव ऑफ आइडियल के लिए करते हो, तो ही वो कबूल होता है। तो यहाँ हम ना मैकडूगल को रैप अप कर लेते हैं। नाउ लेट्स मूव टू फ्रूड। व्हाट डज फ्रूड? ओके, सो बैक टू फ्रूड। वी डिस्कस मैकडूगल, राइट। अब हम फ्रूड की बात करेंगे, बट बिफोर वी गो ऑन विद फ्रूड वी शुड नो कि मैकडूगल में क्या क्या बातें हुई थी। पहले हमने ये डिस्कस किया था कि मैकडूगल क्या कहते थे कि मैन इज अ क्रिएचर ऑफ इम्पल्स, राइट, और उसके वो अपने इंस्टिंक्ट से काम करता है। देन ही गेव अ टर्म विल एंड वॉल्यूशन, राइट। लेकिन विल और वॉल्यूशन उनके नज़र में वो पावर है जो इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट चलकर मॉरल डिजायर्स को चूज करती है। तो ऊपर से उन्होंने ये भी बोला कि ये नहीं पता ये पावर आती कहाँ से है, और इस पावर को उन्होंने नाम दिया सेल्फ डिस्प्ले या सेल्फ एसोशन का, कि वो इंसान, अगर कोई भी इंसान कोई काम कर रहा है तो वो सेल्फ डिस्प्ले के लिए कर रहा है या फिर एक अप्रूवल के लिए कर रहा है, सोसाइटी की अप्रूवल, डिसअप्रूवल के लिए, राइट, इन चीज़ों के लिए। और मतलब जैसे एक फाइटर है, एक आर्मी में कोई है, अगर वो अपनी कंट्री के लिए जान दे रहा है, देन ही इज गिविंग इट जस्ट बिकॉज के लोग उसको अप्रूव करें, उसकी अप्रिसिएशन करें, इसलिए। तो उसने इस चीज़ को ये नाम दिया। लेकिन फिर जब ऑथर ने सवाल किया, दो सवाल में हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो मॉरल एक्शन जो इंसान कर रहा है, सोसाइटी मतलब जो करता है, तो सोसाइटी से एडमायर क्यों करती है? रीज़न ये है कि जो एडमायर करती है इसका मतलब वो उन चीज़ों को एडमायर करती है जो प्रॉफिट और सेंट्स करते थे, जो एक मॉरल ट्रेडिशन चलता आ रहा था। और अगर मॉरल ट्रेडिशन चलता आ रहा था तो वो क्यों करते थे? मतलब ऐसे मॉरल क्यों होते थे सेंट प्रॉफिट, वो किस लिए होते थे? क्या वो भी पब्लिक अप्रिसिएशन के लिए होते थे? तो इट वाज नॉट राइट। अगर वो जो प्रॉफिट और सेंट्स होते थे उनका जो असल कोर था ये करने का, वो अप्रूवल और अप्रिसिएशन नहीं था,
वो था एक अंदर, इंसान के अंदर का अर्ज, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, ब्यूटी एंड आइडियल, द लव ऑफ आइडियल, जिसकी वजह से हमारे जितने भी सहाबा या जितने भी लोग गुजरे हैं, प्रॉफिट्स हैं, उन सब ने अगर ये सब किया तो उन्होंने एक लव ऑफ आइडियल के लिए किया जो उनमें बहुत डेवलप हो चुका था। और अगर हम अपने सहाबा की एग्जाम्पल लें तो जैसे हज़रत बिलाल हैं, सुहैब रूमी हैं, या जितने भी हमारे कंपेनियंस रह चुके हैं हमारे प्रॉफिट की, उनके उनके आप स्टोरीज अगर पढ़ेंगे, लाइफ एग्जाम्पल, तो आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी जो आप कनेक्ट कर पाएंगे इस बुक से। उसके बाद हमने इमोशनल सेंटिमेंट्स को डिस्कस किया कि इमोशन सेंटिमेंट्स क्या है। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। आइडियल और इमोशंस को मिला के सेंटिमेंट्स बनते हैं, जो अगर हर्ट हो तो आपका लव ऑफ आइडियल हर्ट होता है, राइट। अब हम फ्रूट पे चलते हैं कि फ्रूट क्या कहते हैं। फ्रूट का ना बड़ा मज़ेदार वो है, थ्योरी है। लेट्स मूव टू फ्रूट। फ्रूट में अगर आपने पढ़ा हो बेसिक, अगर फ्रूट को बेसिकली अगर फ्रूट को आपने पढ़ा हो तो आपने जो सबसे कोर आइडियाज फ्रूट के पढ़े होंगे वो इड, ईगो और सुपर ईगो के बेसिस पे पढ़े होंगे, राइट। क्योंकि सबसे अच्छा फ्रूट ने इड, ईगो और सुपर ईगो को बताया था। लेकिन उसके इस थ्योरी में भी कुछ चीज़ें थी जो गलत थी। मैं पहले आपको वो बताती हूँ कि फ्रूट क्या कहता था, फिर हम बताते हैं कि ऑथर क्या कहते हैं। फ्रूट जो थे ना, फ्रूट का जो व्यू था ह्यूमन माइंड का, वो कुछ ऐसा था कि फ्रूट ने ह्यूमन माइंड को इड, ईगो और सुपर ईगो में डिवाइड किया हुआ था। इड जो था, इंसान का जो इड होता है वो अनकॉन्शियस डिजायर्स होती है, जैसे कि सेक्सुअल अर्जेस, वो उससे भरा होता है, मतलब सेक्सुअल अर्जेस से भरा होता है। ईगो जो होती है इंसान की, फिर आता है ईगो, राइट। इड के बाद आता है ईगो, और जो ईगो होता है वो इन्हें कंट्रोल करता है। और फिर आता है सुपर ईगो, वो एक मॉरल कंपस की तरह काम करता है। तो फ्रूट ने बेसिकली तीन चीजें बताई, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड यूजुअली वो सारे इंसान के इंस्टिंक्टिव डिजायर है, जिनमें से सबसे बड़ा डिजायर सेक्सुअल अर्ज है, और आपका अनकॉन्शियस माइंड इससे भरा होता है, दैट इज इट। इड, ईगो जो होता है उसे कंट्रोल करता है कि उसको उसको कैसे सेटिस्फाई करना है इट को, और जो सुपर ईगो है वो उसका मॉरल कंपस बन के आता है। इसे हम जैसे समझेंगे ना वैसे वैसे ये सेंस बनाएगा। वो कहता है कि हम अपने डिजायर्स को रिप्रेस करते हैं, जो एंजाइटी और न्यूरोसिस का रीजन बनता है। अब ये कैसे होता है, इड के पास ना, अब आप इड, ईगो, सुपर ईगो का रिलेशन देखें। इड के पास पावरफुल सेक्सुअल अर्जेस होते हैं जो वो ईगो के जरिए पूरे करता है, लेकिन सोसाइटी के रूल्स जो होते हैं ना इसमें रुकावट डालते हैं। अब जैसे इट को कुछ चाहिए और ईगो उसको ढूंढ रहा है कि इट को कैसे सेटिस्फाई करे। वो ईगो जो होता है ना वो इट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, वो ढूंढता है ऐसी चीजें, ऐसे जरिए जो इट को सेटिस्फाई करे। तो जब इट के पास जो डिजायर्स होते हैं, ईगो ढूंढता है कि कैसे सेटिस्फाई करे। वो सोसाइटी से ऐसे चीज़ें लेके आता है, कल्चरल सोसाइटी की चीज़ें जो इट को पूरा कर सके, इट को सेटिस्फाई कर सके, राइट। तो जो सोसाइटी के रूल्स है ना वो इसमें रुकावट डालते हैं। तो ईगो इन डिजायर्स को सोशली एक्सेप्टेबल बनाता है और या रिप्रेस करता है। या तो ईगो ऐसी चीज़ें ढूंढ के लाता है इट के लिए जो उसको सोशली एक्सेप्टेबल बना दे, डिजायर्स को, ताकि वो सोशली एक्सेप्टेबल वे में उसको सेटिस्फाई कर सके, या फिर वो उसे रिप्रेस कर देता है। अब जब डिजायर्स जो दबते हैं वो रिप्रेस होते हैं तो वो कॉम्प्लेक्सेस जैसी हिस्टीरिया बनाते हैं, जो साइकोएनालिसिस के से ठीक हो सकते हैं, राइट। सुपर ईगो का जो रोल होता है, सुपर ईगो जो होता है ना वो पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस से बनता है। ये हम फ्रूट की बात कर रहे हैं, जो ये सारे थॉट्स फ्रूट के हैं। तो सुपर ईगो जो होता है ना वो पेरेंट्स की इन्फ्लुएंस से बनता है, ऐसा कहते हैं फ्रूट, जो चाइल्ड को मॉरल स्टैंडर्ड्स देता है। पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस जो होते हैं ना वो चाइल्ड को एक मॉरल स्टैंडर्ड देता है, ये ईगो को गिल्ट और परफेक्शन की तरफ ले जाता है। लेकिन फ्रूट जो है ना वो कहता है कि सब इमोशंस और आइडियल सेक्सुअल डिजायर से आते हैं। फ्रूट का मानना है कि जितने भी इमोशंस हैं, आइडियल्स हैं ना, ये सब सेक्सुअल डिजायर से आते हैं। फ्रूट ने कहा इंसान को अगर कुछ एक चीज़ चाहिए तो वो सेक्सुअल डिजायर है। जो फ्रूट है ना उसकी ज़्यादातर थ्योरी इसी वर्ड पे बेस्ड है, लेकिन ये गलत है। फ्रूट के मुताबिक इंसान अपने डिजायर्स को, इन्हीं डिजायर्स को पूरा पूरा करने की कोशिश करता है जो वो कर नहीं पाता, तो वो आर्ट को, रिलीजन को या साइंस की तरफ बढ़ जाता है। आर्ट को रिप्लेस, इस चीज़ को आर्ट से रिप्लेस करता है, रिलीजन से करता है, साइंस से करता है, और उसमें डिस्ट्रैक्ट होता है। लेकिन ये इल्यूजन है,
और असल प्रॉब्लम ये है कि हम अपने नेचर को समझ ही नहीं पाते। जो फ्रूट कहता है ना कि इन डिजायर्स को पूरा नहीं कर पाता, सेक्सुअल डिजायर्स को, तो वो आर्ट, रिलीजन, साइंस की तरफ डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता है या अपने डिजायर्स को रिप्रेस करता है। मसला ये है कि ये जो फ्रूट बोल रहा है ना, ये इल्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं है। असल प्रॉब्लम जो ह्यूमन के साथ है ना, जो न्यूरोसिस और ये सारी प्रॉब्लम देती है, वो ये है कि हम इंसान अपना नेचर ही नहीं समझ पाते। जो नेचर कहता है ब्यूटी और परफेक्शन की तलाश में रहता है, जो नेचर ब्यूटी और परफेक्शन की तलाश में रहता है, अब लव ऑफ आइडियल्स की तलाश में रहता है। अब हम देखते हैं कि फ्रूड की इन थ्योरीज को कैसे ऑथर ने डिबांक किया। इड, ईगो, सुपर ईगो क्या है? अब हम इसमें समझते हैं कि जो इड है ना, ये इंसान के अंदर की बेसिक और इंस्टिंक्ट्स होती हैं, बेसिक डिजायर्स या इंस्टिंक्ट्स होती हैं। ये बिना सोचे समझे अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती हैं। आपके अंदर वो डिजायर्स जो बिना सोचे समझे एक ख्वाहिश पूरी करना चाहती हैं, ठीक है, आप नफसानी ख्वाहिश कह लें। ईगो जो होता है ना, ये इड और रियलिटी के बीच में एक मीडिएटर होता है। मतलब इड के बीच में और रियलिटी के बीच का एक मीडिएटर होता है ईगो। ईगो क्या करता है, काम करता है, ईगो का काम होता है कि इड की डिजायर्स को समझना और उन्हें सोशली एक्सेप्टेबल तरीके से पूरा करना। सुपर ईगो क्या होता है, ये इंसान के बीच का ये जो सुपर ईगो होता है ना, ये इंसान के बीच का एक मॉरल कंपस होता है। ये बताता है क्या सही है क्या गलत है। अब इड और ईगो का क्या रिश्ता है? इड के पास ना, आप ऐसे समझें कि इड के पास डिजायर्स हैं, लेकिन वो अंधा है। इड अंधा है। इड जो है ना, वो ब्लाइंड है। उसे नहीं पता कि क्या चीज उसे खुशी देगी। बस इड के अंदर एक डिजायर है जो वो पूरा करना चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कौन सी चीज सही और कौन सी चीज उसे अ, खुशी देगी। बस वो अपनी अपनी डिजायर्स को लेके वो हो रहा है, और उसे चाहिए कि वो बस पूरा हो जाए। ठीक है, इट के पास डिजायर्स है लेकिन वो ब्लाइंड है, उसे नहीं पता क्या चीज उसे खुशी देगी। अब ईगो क्या करता है? ईगो के पास प्रेशर आ जाता है। ईगो रियल वर्ल्ड में उस चीज की तलाश करता है जो इड को खुशी दे, मगर कभी कभी ईगो जो चीज चूज करता है वो ब्यूटी से खाली होगी। अब बेचारा ईगो हर तरह से कोशिश करता है कि सोशली एक्सेप्टेबल वे में इट को सेटिस्फाई कर दें जो इड मांग रहा है। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी ईगो जो होता है, वो जो चीज चूज करता है वो ब्यूटी से खाली होती है। ब्यूटी है, मैंने आपको बताया, गुडनेस, ट्रुथ, आइडियल, राइट आइडियल, इन सब चीजों से खाली होती है। तो फिर इड को वो चीज पसंद नहीं आती। अब इड को ख्वाहिश तो है कि ये चीज, मतलब इड की कोई ख्वाहिश है जो वो पूरा करना चाह रहा है, और जो ईगो है उसको वो पूरा करना चाह रहा है इड की ख्वाहिश को। लेकिन जो ईगो चीज लाता है, इड उससे ना डिससेटिस्फाइड होता है। इड को वो चीज पसंद नहीं आती, और इड और ईगो में फिर एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे आपको कुछ, आपकी कोई ख्वाहिश है, आपने अपने फ्रेंड से कही कि ये पूरी कर दो, आपका फ्रेंड पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि वो चीज़ आपको लाके दे और आपकी ख्वाहिश को सेटिस्फाई करे, लेकिन आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई, तो फिर आप और आपके फ्रेंड के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। यही होता है इड ईगो के बीच में, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और फिर इड अपनी डिसअपॉइंटमेंट को शो करता है। और वो डिसअपॉइंटमेंट को कैसे शो करता है? जैसे आप और आपके फ्रेंड में अगर डिसअपॉइंटमेंट हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो वो या तो कॉन्फ्लिक्ट में कैसे शो होगा, या तो वो अटैक में शो होगा, फाइट में शो होगा, वर्ड्स के थ्रू शो होगा। तो इड कैसे शो करता है अपने डिसअपॉइंटमेंट को, ईगो को? वो शॉक में, नर्वस डिसऑर्डर में, एंग्जाइटी अटैक्स में, डिप्रेशन में शो करता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ईगो का सही डिजायर मिल जाना। ईगो को सही डिजायर कैसे मिलेगी? जब ईगो इड की असली डिजायर जो कि ब्यूटी और परफेक्शन को समझने लगता है, जब ईगो को समझ में आने लगता है इड को कैसी डिजायर, कैसी चीजें पसंद आएंगी, तो इड जो होता है ना, इड यूजुअली ना एक ईवल चीज है। मतलब वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता उसे कौन सी डिजायर चाहिए। लेकिन इन दी एंड जो भी डिजायर उसको ईगो ला के देते हैं वो उससे डिससेटिस्फाइड होता है। मतलब उसे खुद नहीं पता क्या चाहिए, लेकिन वो डिससेटिस्फाइड होता है। ठीक है, तो ईगो को जब समझ में आने लगता है, ईगो को जब मतलब ये चीज समझ में आने लगती है, तो वो ब्यूटी और परफेक्शन से भरी चीजों को इट को लाके देता है। तो ईगो और इट में फिर एक हार्मनी हो जाती है। फिर वो इंसान जो होता है ना, इंसान मेंटली हेल्दी फील करता है और इंटरनली पीस मिलता है उस इंसान को। अब यहाँ पे सुपर ईगो का क्या रोल है? जैसे, अच्छा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, बहुत क्रूड एग्जांपल अगर मैं दूं, आउट ऑफ द ऑन द टॉप ऑफ माई हेड अगर मैं दूं, तो फॉर एग्जांपल जो है, आपको अगर पैसे चाहिए, राइट, आप बहुत शदीद ज़रूरत में है पैसों के,
आपके पास नहीं है, आपकी वो मतलब इंस्टिंक्ट डिज़ायर है कि आपको बस कहीं से पैसे मिल जाएं आपको, लेकिन ना आपको वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको वो पैसे आप आपका ईगो कहेगा कि काम करते हैं ना इसको मांग लेते हैं या चुरा लेते हैं। नहीं नहीं नहीं। अब हम आते हैं सुपर ईगो का रोल क्या होता है। सुपर ईगो जो होता है ना, ये सिर्फ पनिशमेंट और गिल्ट देने वाला नहीं होता। अगर ईगो इड की ब्यूटी वाली डिजायर को समझ ले तो सुपर ईगो भी उसमें सपोर्ट करेगा ईगो का। लेकिन अगर नहीं समझता ईगो इट के डिजायर्स को, तो गिल्ट और एंजाइटी होती है। हम जो गिल्ट फील करते हैं वो तब होता है जब हमारे ईगो और सुपर ईगो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि सुपर ईगो कुछ कहना चाह रही होती है, ईगो कुछ कर रहा होता है, तो उससे गिल्ट और एंजाइटी होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर नमाज का एग्जाम्पल ले लें, हम कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, राइट। अब इट कहता, अब जो हम ऐसा कोई काम करें जो हम छोड़ना नहीं चाहते और हमारे नमाज का वक्त हो गया और हम बहुत इनगल्फ हैं उस काम में, तो इट कहेगा कि यार अभी नहीं उठ सकते, बहुत मज़ा आ रहा है इस काम में और अभी हमें इसे अब मैं इसे बीच में नहीं छोड़ सकता। तो इट पूरी तरह से उस चीज़ को अपनी डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईगो क्या, और जो सुपर ईगो है ना, वो जो है ना, वो ये कहेगा कि नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है और अब नमाज को वक्त पे ना पढ़ना या कज़ा करना बहुत बड़ा गुनाह है। तुम्हें अभी उठना चाहिए और अपनी नमाज को पहले प्रायोरिटी देना चाहिए, बाद में इस काम को आके कंप्लीट कर सकते हो। ईगो क्या करेगा, ईगो जो है ना उसे ये कहेगा, अगर ईगो इट इट पे सबमिट कर रहा है तो सुपर ईगो क्या करेगा, सुपर ईगो और ईगो के बीच में फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, जिससे इंसान को गिल्ट होने लगेगा कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए, राइट। और अगर ईगो इड को एक्सेप्टेबल वे में समझाएगा, सुपर ईगो उसमें सपोर्ट करेगा, राइट। जैसे आपको केक खाना है और आपको बहुत डिजायर हो रही है केक खाने की, लेकिन आपको पता है आपके कोई हेल्थ इश्यूज हैं या आप डाइटिंग कर रहे हो, राइट। तो ईगो क्या करेगा, आई मीन सुपर ईगो क्या करेगा, वो ये कहेगा कि तुम्हें नहीं खाना चाहिए, तुम डाइटिंग कर रहे हो, तुम्हारे जो भी हेल्थ इश्यूज हैं तुम्हें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जो आपका ईगो है ना, वो फिर कॉम्प्रोमाइज करेगा, वो सोशली एक्सेप्टेबल वे में देखेगा मैं क्या करूँ। तो ईगो कहेगा एक काम करते हैं, पूरा केक नहीं खाते, थोड़ा सा पीस खा लेते हैं। तो ईगो जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज करके इस सिचुएशन को हैंडल करेगा। ऐसे करेगा कि सुपर ईगो के और ईगो के बीच में गिल्ट ना हो। मतलब अगर मान लो आपके ईगो ने कहा कि नहीं यार मुझे पूरा केक खाना है, मेरा बहुत मन कर रहा है, अगर ईगो ने आपकी इट की बात सुन ली कि चलो केक खाते हैं, आई कांट कॉम्प्रोमाइज, तो क्या होगा ना कि फिर खाने के बाद आपको बहुत गिल्ट होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि आपका सुपर ईगो और आपके ईगो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अगर आपका ईगो ये कहे कि हमें नहीं खाना चाहिए या हमें अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा, तो आपका सुपर ईगो खुश होगा, तो वो आपके ईगो को सपोर्ट करेगा, तो आप अच्छा फील करोगे। लेकिन अगर आपके ईगो ने इट को सबमिट कर दिया तो फिर आपका सुपर ईगो जो है वो नाराज़ हो जाएगा, तो आपको गिल्ट फील होने लगेगा। इस तरह को हम हर तरह के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर मैं आपको एडवाइस करूँ, आप नफ्स अमारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमइन्ना, ये तीन नफ्स जो है ना, इनको बहुत अच्छे से अगर आप रीड करिए एक बार, तो आपको इड ईगो सुपर ईगो में कहीं ना कहीं रिलेशन नजर आने लगेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये क्या होता है कि अब जो है ना, ये जो हमारे इड ईगो सुपर ईगो के बीच में जो इतने सारे रिलेशन चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट का, सपोर्ट का, ये क्या रिजल्ट देता है इंसान को। जब इंसान ईगो और इट के कॉन्फ्लिक्ट में होता है तो सिंसियर रिपेंटेंस करता है, क्योंकि जब इंसान ईगो इट के कॉन्फ्लिक्ट में होता है, तो मैंने आपको बताया जब ईगो और इट दोनों कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, ईगो कुछ सोशली एक्सेप्टेबल वे में पूरा करना चाह रहा है उसको, लेकिन इट जो है ना उसको वो डिज़ायर समझ में नहीं आ रही है, वो डिज़ायर अच्छी नहीं लग रही है, उसको वो डिज़ायर ब्यूटी और परफेक्शन से खाली लग रही है। तो क्या होगा कि इंसान को शॉक, नर्वस डिसऑर्डर्स, एंजाइटी होने लगेगी, तो ईगो एक कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे। तो वो जो बंदा है ना वो सिंसियर रिपेंटेंस करेगा और दुआ करेगा जिससे वो हील करेगा। आप कोई भी ऐसी डिज़ायर ले लें, आप दुनिया में कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो आपको शदीद डिज़ायर दे रही है कि नहीं आज ये करते हैं, और आपको पता है कि वो आपके दीन से थोड़ा सा उसमें है, कॉन्फ्लिक्ट में है। अब तो आपका जो ईगो है, अगर वो आपकी इट के उसके डिज़ायर पे आ रहा है ना, उसको सपोर्ट करने लग रहा है या उसको सेटिस्फाई करने लग रहा है, तो फिर ये होगा कि आपका ईगो जो है ना वो आपको वो चीज़ें करवाएगा जिससे आपको आपको सुकून तो मिलेगा थोड़ा बहुत,
कि चलो हाँ हमारी डिजायर्स पूरे हो रहे हैं, हम ये दुनियावी काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके दीन को वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है दिन में। जैसे आप कोई सूद या हराम कमा रहे हो, आपको आपका इड वो चाह रहा है, लेकिन आपका ईगो जो है ना, ईगो ने आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री वे में वो करने को अलाउ कर दिया है। मतलब वो ईगो आपका वो काम आपसे करवा रहा है सेटिस्फैक्ट्री वे में, लेकिन एंड में इड को पता है कि वो चीज़ ब्यूटी से खाली है। तो इड में एक अंदर से क्या होगा कि फिर आपकी ईगो इड में कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होगा कि आपको अंदर से बेचैनी फील होगी बहुत, कि यार मैं ये कुछ गलत तो कर रहा हूँ, ठीक है। और आपका सुपर ईगो कॉन्फ्लिक्ट में भी आ जाएगा, क्योंकि सुपर ईगो भी कह रहा होगा कि ये तुम बहुत गलत काम कर रहे हो। तो सब कुछ कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा होगा आपके अंदर। फिर वो जो इड है जिसको जो सेटिस्फाइड नहीं होगा उस डिजायर से, कहीं ना कहीं इन दी एंड वो एंजाइटी और आपको शॉक देगा, नर्वस डिसऑर्डर देगा, जिससे ये होगा कि आपको एक अंदर से बहुत बेचैनी होगी। तो आप क्या करोगे ना, फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ है जो कम है, कुछ हो रहा है मुझसे, कुछ नहीं है मेरे पास। आप फिर दुआएं करोगे, आप तौबा करोगे, आप रिपेंटेंस करोगे, आप अल्लाह से माफ़ी मांगोगे, दुआएं करोगे, जिससे आपका ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये धीरे धीरे कम होने लगेगा, काम डाउन होने लगेगा। ये जो दुआ और इबादत है उसको रियल ब्यूटी के असली मतलब की तरफ ले जाएगा। इससे ईगो और इड का जो रिलेशन है, ईगो जो इड है, ईगो इट के रिलेशन को सुकून मिलेगा। ऑथर फ्यूड की बात को गलत कहता है कि वो कहता है, फ्यूड कहता है कि इंसान को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है सेक्सुअल डिजायर्स पूरा करना। लेकिन आपका जो मतलब ऑथर है ना, वो कहता है कि ऐसा नहीं है। इड असल में ब्यूटी चाहता है, आइडियल चाहता है, और जब ईगो उसे गलत समझता है और गलत चीज़ें ला के देता है तो प्रॉब्लम होती है। अब आप माने आप एड हैं और आपको कुछ चाहिए और आपने अपने फादर से कहा, आपके फादर ने ऐसी चीज़ ला के दी जो मतलब आपके फादर समझे नहीं आपको क्या चाहिए, और वो आपको गलत चीज़ ला के दी, तो कहीं ना कहीं बेचैनी होगी, राइट। यही होता है दोनों के बीच में। इसी तरह अगर हम कोई और भी एग्जाम्पल से कि इन चीज़ों को समझे तो हम ये चीज़ें और डेप्थ में समझ में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल आप कोई, जैसे अगर हम अपने आइडियल्स की बात करें जो हमने पहले चैप्टर से पढ़ी, आप जो है ना आपने एक गलत आइडियल बनाया और आप उसे चेस कर रहे हो। आपका इड कह रहा है, क्योंकि आपकी वो डिज़ायर है, आप उसे चेस कर रहे हो। ईगो जो है ना आपको उस आइडियल में उस आइडियल की तरफ आपको रगबत कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई मनी या पावर पोजीशन पे चेज कर रहे हो, आपका वो आइडियल है, राइट। तो आपका आइडियल है वो जो आपको चेज करवा रहा है। ईगो जो है उसे सेटिस्फैक्ट्री सोशली एक्सेप्टेबल वे में आपको वो आपको वो चीज़ें ला के दे रहा है, या वो आपको वो क्लोजनेस दे रहा है उस चीज़ से। तो मतलब ईगो अपने रोल में है, इतना समझ रहे हैं। तो आप वो चेस तो कर रहे हो, लेकिन आपको आपका इट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खाली फील कर रहा है, उसे नहीं अच्छा लग रहा है कि आप उसको लग रहा है आप कुछ गलत चीज कर रहे हो, और ईगो नहीं समझ पा रहा आपको। इसीलिए देखिए मैंने जब आइडियल के चैप्टर में आपको ये बताया था कि आपको इन दी एंड अंदर अंदर से कुछ ना कुछ खाली जरूर लगेगा, आपको लगेगा कि ये इनकम्प्लीट आइडियल है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो मैं चेज कर रहा हूँ, ये रॉन्ग आइडियल है। तो जब ईगो है ना वो नहीं समझ पा रहा होगा इट को क्या चाहिए, तो वो आपके आइडियल को हर चीज दे रहा होगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा होगा इट को चाहिए क्या। तो आपका रॉन्ग आइडियल आप फॉलो तो कर रहे हो, लेकिन आप अंदर अंदर से बेचैनी फील करोगे। सुपर ईगो आपको बताएगा कि नहीं कुछ तो गलत है, कुछ तो है, तुम गलत कर रहे हो इस तरह। फिर आपके अंदर एक एक रिपेंटेंस, एक अल्लाह की तरफ खींचने वाला वो ऐसा फील आएगी। तब आप रिपेंटेंस करोगे, दुआ करोगे, धीरे धीरे फिर आपको अपने आइडियल की समझ में आने लगी कि मैं रॉन्ग आइडियल पे हूँ, राइट आइडियल पे जाना है मुझे, इस तरह से। तो फ्लूट जो है ना, जो ऑथर है ना, उन्होंने फ्लूट को कहा कि फ्लूट गलत कह रहा है, इट असल में ब्यूटी और आइडियल की परफेक्शन चाहती है, और जब ईगो उसे गलत समझता है ना तो प्रॉब्लम होती है यही वाली। और ये जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इन सब की प्रॉब्लम होती है ना, वो साइको एनालिसिस से कैसे सही हो पाती है। क्या होता है कि साइको एनालिसिस का काम ये होता है कि जब पेशेंट्स को ये समझ में आने लगता है कि उसका पुराना आइडियल तो गलत है, तो जब पेशेंट्स ये समझ जाते हैं तो उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। जैसे पेशेंट को लगता है कि यार मैं तो रॉन्ग आइडियल फॉलो कर रहा था, मेरी एड ईगो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, मैं रॉन्ग आइडियल फॉलो कर रहा था, वो समझ जाता है। जब तक वो नहीं समझता उसके अंदर उसका इट जो है ना वो ईगो से लड़ रहा होता है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो उससे एंग्जाइटी, नर्वस ऑर्डर्स और डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। और जब वो साइको एनालिसिस के पास जाता है, साइको एनालिसिस की थेरेपी लेने, तब उसको साइको एनालिसिस जो है ना वो कैसे काम करता है, वो इसी जरिए काम करता है कि पेशेंट को ये समझाता है कि उसका पुराना आइडियल गलत है। जब पेशेंट्स को ये समझ में आता है तो धीरे धीरे उनके अंदर की कॉन्फ्लिक्ट काम होने लगती है।
आपको आपने देखा होगा साइको एनालिसिस आपको कैसे समझते हैं, आपको अंदर से ट्रीट करते हैं, आपके अंदर की जो डिज़ायर्स हैं उसे ऊपर लाके उसको ट्रीट करते हैं। उसी तरह अगर हम ऑथर के व्यू में देखें तो वो पेशेंट को समझ में आता है कि अच्छा तो इसका मतलब मेरे जो अंदर था, मैं रॉन्ग डिज़ायर गलत आइडियल के पीछे था। उसे अपने अंदर का कॉन्फ्लिक्ट खत्म समझ में आने लगता है, जो उसका कॉन्फ्लिक्ट फिर वो ख़त्म हो जाता है। जो फिजिशियंस हैं, जो कि डॉक्टर्स हैं, या जो साइको एनालिस्ट हम कह लें, साइको एनालिस्ट हैं, ये उसे नया आइडियल चूज करने में मदद करते हैं। तब पेशेंट्स अपनी पूरी एनर्जी से एक नया आइडियल एक्सेप्ट करता है, और इट ईगो सुपर ईगो सब हार्मनी में आ जाते हैं, और वो इंसान धीरे धीरे ट्रीट हो जाता है। इसका क्योर क्या है? इसका क्योर है कि जब पेशेंट रियलाइज करता है कि उसका पुराना आइडियल गलत था, तो वो उसे छोड़ देता है और उसकी पर्सनालिटी फिर से फंक्शनल हो जाती है। ये सेल्फ डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि फ्रूड ने क्या बातें की। फ्रूड ने इड ईगो सुपर ईगो का रिलेशन बताया, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में समझा। फिर हमने समझा कि ऑथर क्या बताता है। फ्रूड का मैं फिर से अगर एक बार रिपीट करूँ तो फ्रूड ह्यूमन माइंड को इड ईगो सुपर ईगो में डिवाइड करता है, और इड एक इवन अनकॉन्शियस डिजायर, मतलब मेनली अनकॉन्शियस डिजायर्स हैं जो कि आपकी इंस्टिंक्टिव डिजायर से भरे होते हैं। ईगो उन्हें कंट्रोल करता है और सुपर ईगो मॉरल वैल्यूज देता है। ठीक है। और जब इनमें प्रॉब्लम आती है तो फिर वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर न्यूरोसिस के रीजन बनता है। और फ्यूड जो है ना, वो मानता है कि इन सारी चीज़ों के पीछे एक डिज़ायर है, वो है सेक्सुअल डिज़ायर। और वो जब तक पूरी नहीं होती तो इंसान धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट में आता है, उसको एंग्जाइटी होती है और ये सारी प्रॉब्लम। फ्यूड मानता है ना, फ्यूड के मुताबिक इंसान की जो डिज़ायर है, जब उसे नहीं मिल पाती, वो रिप्रेस होती, तो वो अपने आर्ट के फॉर्म में, रिलीजन के, साइंस में डिस्ट्रैक्ट होने लगता है इस डिज़ायर को रिप्रेस करने के लिए। लेकिन बात ये नहीं है, ऑथर कहता है ये एक इल्यूशन है, क्योंकि असल प्रॉब्लम जो है ना, ये हम अपने नेचर ही को नहीं समझ पाते, और हमारा नेचर ब्यूटी और आइडियल की तलाश करता है। जैसे इंसान है, अगर उसने एक मर्द है, अगर वो गुजर रहा है, उसने एक औरत को देखा, तो फ्रूट कहता है कि सारी जो उसके अगर डिज़ायर है, उसको चाहिए, अगर उसको वो औरत ने अट्रैक्ट किया, वो होने लगा उससे, अगर वो या तो अपनी डिज़ायर को रिप्रेस करेगा, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाएगा, तो उसे न्यूरोस, मतलब ये जो अ, ये जिस प्रॉब्लम्स होंगी एंग्जाइटी की, नर्वस डिसऑर्डर्स होंगे, ये सब अगर वो थोड़ा बहुत कर पाता है और साइको एनालिसिस के ज़रिए करता है अपने आप को ट्रीट इस चीज़ को, तो फिर वो आर्ट, रिलीजन और साइंस की तरफ डिस्ट्रैक्ट होकर उसे ट्रीट करने लगेगा। मतलब उसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट होकर इस डिज़ायर को थोड़ा सा सबलाइम कर देगा या बैलेंस कर देगा। लेकिन ऑथर कहता है ना कि ये जो डिज़ायर है ना, ये आर्ट, रिलीजन, साइंस की डिस्ट्रैक्शन पे बेस्ड नहीं है। ये इंसान का नेचर है, ये इंसान की ब्यूटी, परफेक्शन, आइडियल है, जो इंसान को बताती है उसे क्या काम करना है। अगर वो इंसान में अपनी लव ऑफ आइडियल की मोहब्बत ज़्यादा है ना, आइडियल की मोहब्बत ज़्यादा है, तो वो उसकी तरफ देखेगा नहीं। उसके आइडियल ने जो भी उसे मॉरल कोड बताया होगा, वो उसके तहत काम करेगा। अगर उसके आइडियल ने कहा है कि तुम्हें अपनी गेजेस लो, मतलब अपनी नज़रें नीचे रखनी है, हैव टू लो योर गेज, तो वो जो मर्द है ना, वो अपनी नज़रें नीचे रखेगा और अपने आप को प्रोटेक्ट रखेगा। और वो ऐसे ऐसे मतलब इस तरह कुछ करेगा ही नहीं कि उसको ये प्रॉब्लम है। तो इंसान का ये जो ना, ये अर्ज ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये इसका परफेक्शन, ब्यूटी है और लव ऑफ आइडियल है, जो हार्मनी बनाता है तीनों के बीच में। तो ये खुलासा था फ्रूड का, फ्रूड के इड ईगो सुपर ईगो का, और ऑथर ने जिसको समझाया। अच्छा, इससे मुझे एक स्टोरी याद आई जो मैं इस वीडियो के एंड के में कहना चाहती हूँ। मुझे जब मैं स्कूल में थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसे बीच में पता नहीं कैसे एक मतलब बहुत एंग्जाइटी होने लग गई थी। उसे एक नर्वस डिसऑर्डर होने मतलब उसे नर्वस डिसऑर्डर होने लगे थे, और तब हम शायद आई थिंक हम क्लास 11th में होंगे या 10th में होंगे, आई गेस। तो हमें इतनी नॉलेज भी नहीं थी इन चीज़ों की। तो लेकिन उसे एंग्जाइटी होने लग गई थी, उसे नर्वस डिसऑर्डर होने लग गए थे, पता नहीं उसे क्या होने लग गया था। तो उसने ये शेयर किया था अपने मेरे साथ, तो मुझे आज तक ये याद है। और ये पढ़ के मुझे वो जो किस्सा है ना, वो और बेहतरीन तरह से समझ में आने लगा। तो वो उसने उस टाइम पे कहा कि फिर उसने अपने जो पेरेंट्स को बताया, और उसको ऐसा लगा कि ये सीरियस इशू है, तो फिर वो लोग साइको एनालिस्ट के पास गए, डॉक्टर के पास गए।
जब वहाँ से वहाँ पे उसने अपनी वो जब वहाँ गई तो जो भी उसकी बात हुई होगी उन लोगों से, वो उसे उसके जो डॉक्टर थे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एक काम करें, आप आपके अंदर जो भी डिज़ायर्स हैं, आप जो भी अंदर आपके डिज़ायर्स हैं, आप उसको पिक्चर्स के फॉर्म में एक बोर्ड में पिन कर दें, या आप क्राफ्ट के ज़रिए किसी स्क्रैप बुक में या किसी बुक में उन पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करें, उन्हें अच्छे से क्रिएट करें। तब मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे, ये क्या, कौन सा इलाज है, लेकिन आज ये पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है कि ये एक साइको एनालिसिस था। मसला क्या था ना कि वो जो लड़की थी, ज़ाहिर है नॉन मुस्लिम थी, तो हमें नहीं पता कि उसको कैसे समझाया जा सकता है, लेकिन मान लें अगर वो एक मुस्लिम होती, तो डॉक्टर ने तो अपने हिसाब से साइको एनालिसिस में अपने हिसाब से बता दिया कि आप अपनी, उन्होंने पकड़ा सही, उन्होंने सही पकड़ा कि आपके अंदर जो डिज़ायर है ना उसे बाहर निकालिए। तो उसने क्या किया, उसने बोर्ड पे अपने हर डिज़ायर के हिसाब से जो भी उसके डिज़ायर में पिक्चर्स प्रिंट कराए, उसे अपने बोर्ड में सजाया, पिन किया, उसने अपनी हर डिज़ायर को बोर्ड पे पूरा कर दिया। जैसे कि फ्रूड ने कहा कि इंसान को जब ऐसे डिज़ायर होते हैं वो आर्ट, रिलीजन, साइंस के फॉर्म में निकालता है, लेकिन फ्रूड जो है ना वो सेक्सुअल डिज़ायर की बात कर रहा है। हो सकता है उसके अंदर कोई और डिज़ायर हो, ये मुझे आज तक नहीं पता उसका मसला क्या था, कैसे हो गया। लेकिन इतना पता है कि वो इड ईगो और सुपर ईगो के डिसबैलेंस की वजह से जो भी हुआ था। तो वो जो फ्रेंड है ना, फिर उसने ये किया। लेकिन अगर वो मुस्लिम होती और अगर मुझे तब पता होता ये सारे कॉन्सेप्ट का, तो शायद मुझे ये समझ में आता कि अगर एक मुस्लिम होती ना, तो हम उसे नमाज का बोलते, हम कहते हैं नमाज पढ़ो, दुआएं करो, अपनी पूरी डिज़ायर्स दुआओं में निकालो, अपनी पूरी डिज़ायर्स नमाज में निकालो, रिपेंटेंस में निकालो, तो तुम्हें सुकून मिलेगा। और अगर वो ये करती तो उसे सुकून भी मिलता। और अगर वो मुस्लिम होती तो ये भी हम कहते कि तुम्हारे अंदर जो डिज़ायर हैं जो भी वो इसलिए है क्योंकि तुम कोई आइडियल फॉलो कर रही हो, और जो आइडियल तुम फॉलो कर रही हो शायद वो रॉन्ग है, इसलिए उस और तुम्हें पता लग गया कि वो रॉन्ग आइडियल है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं एक बहुत खतरनाक से एंजाइटी या डिसऑर्डर्स और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उस रॉन्ग आइडियल को समझो वो कौन सा रॉन्ग आइडियल है, और उसे छोड़ के एक नया आइडियल अपनाओ। तो ये था केस। आज मुझे याद आता है जब मैंने ये थ्योरी पढ़ी फ्रूड की, मैं और अपनी इस बुक में, मुझे रियलाइज हुआ कि इसके साथ ये प्रॉब्लम थी। और तब लेकिन हम स्कूल में थे और स्कूल में कहाँ ही कोई इतना नॉलेजेबल होता है, मैं तो स्कूल में बहुत ही डम थी, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा केस, मतलब ये रीजंस भी है। लेकिन आज मुझे ना ये पढ़ के वो अचानक से वो केस याद आया अपने फ्रेंड का, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये इसलिए था क्योंकि उसकी इड ईगो सुपर ईगो कॉन्फ्लिक्ट में आ गई थी, वो डिजायर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। और वो नॉन मुस्लिम भी, तो ना प्रेयर, उसको प्रेयर का कोई वो था, प्रेयर कैसे ही कर लेती, जब तक राइट आइडियल की तरफ आप नहीं आओगे तब तक आपके प्रेयर में भी वो बात नहीं आ पाएगी, नो डाउट आप जितना अच्छा कर लो। तो ऊपर से उसका आइडियल भी रॉन्ग था, तो उसे राइट आइडियल की भी पहचान नहीं हो पाती। बस ये था कि उसे पता लग जाता उसकी आइडियल गलत है, लेकिन ये सब बताने वाला कोई होता। साइको एनालिसिस ने अपना काम तो कर दिया कि आपके डिजायर्स हैं जो आपको सप्रेस हैं उन्हें आर्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, जो उसने किया जैसे फ्रूड ने कहा। तो ये है, लेकिन ऑथर जो कह रहा है ना कि वो आपकी ब्यूटी, परफेक्शन और लव ऑफ आइडियल ही है जो आपको ट्रीट कर सकता है, वो लड़की इससे महरूम रह गई। फ्रूट की बात तो सुन ली उसने, लेकिन अभी भी होगा शायद उसके दिल में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा अभी भी, या रॉन्ग आइडियल अपने वक्त आने पर खुद ही बता देगा वो रॉन्ग आइडियल है। एनीवे, इस पे लंबा जाने से बेहतर है कंक्लूड करते हैं कि ये केस ना आज मुझे याद आता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, इसलिए नहीं कि उसके साथ क्या केस था, इसलिए कि मुझे अब समझ में आया कि सारी चीज़ें क्या थी। ये बुक मुझे इसीलिए इतनी पसंद है, ये मुझे दुनिया की हर चीज़ से, मतलब वो नॉलेज नॉलेजेबल कर देती है। एनीवे, ये था फ्रूट का केस। ठीक है, हमने मैकडोगल डिस्कस कर लिया, हमने फ्रूट डिस्कस कर लिया, अब हम आते हैं एडलो पे। ओके, आल्फ्रेड एडलर, थ्योरी ऑफ पावर। और ये भी मुझे, ये जो थ्योरी ऑफ पावर है ना, मुझे सबसे अच्छा फ्रूट और उसके बाद एडलर लगता है। एडलर की थ्योरी ऑफ पावर बहुत मज़ेदार है, क्योंकि ये भी ह्यूमन नेचर से बहुत जुड़ी हुई है। और ये जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ना, फ्रूड, मैकडोगल, एडलर, और ये जितनी भी आइडियल्स और अभी तक मैंने डिस्कशन किया, ये आपको ना, आपको रियलाइज होगा कि ये सारी चीज़ें कितनी ह्यूमन से कितनी जुड़ी हुई हैं, हम जो हमको खुद नहीं रियलाइज कभी हुई। ये ह्यूमन का एक पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, और हमें कभी रियलाइज ठीक से नहीं हो पाता था। अभी भी कितने लोग हैं जो दुनिया में काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, अपने आइडियल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो ये सारी चीज़ों से महरूम है। और जैसे जैसे हम ये चीज़ें पढ़ेंगे ना, हमें रियलाइज होगा कि यार हमें पता लग गया, और हमें नजर आएगा कि लोग कितने अनजान हैं इन चीज़ों से, क्योंकि हमने पढ़ा है तो हमें कहीं ना कहीं कनेक्शन मिलेगा। एनीवे, अब हम आते हैं एडलर की थ्योरी पे, राइट। एडलर क्या कहता है?
Okay, so now starting with theory of power by Adler. हम हर इंसान जब पैदा होता है तो वीक, हेल्पलेस और डिपेंडेंट होता है। बचपन में हम एल्डर्स पे हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट होते हैं, खाना पीना, लव, प्रोटेक्शन। एल्डर्स हमसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं और फ्री लगते हैं। इसी वजह से बच्चे के अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इन्फीरियर फीलिंग आ जाती है, क्योंकि वो जब देखता है एल्डर्स हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा फ्री हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को इन्फीरियर समझने लगते हैं। बच्चा, ठीक है, बच्चा, ये जो इन्फीरियोरिटी है ना, दूर करने के लिए बच्चा अपने पास वालों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है ताकि वो उनका प्रेस और अटेंशन जीत सके। बेसिकली बच्चे का गोल होता है अपने आप को सुपीरियर दिखाना और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना और अप्रूवल लेना। और जो बच्चा है ना, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसलिए बनना चाहता है, इसलिए अप्रूवल लेना चाहता है, सुपीरियर बनना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर एक इन्फीरियोरिटी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वो बच्चा अपने आप को इन्फीरियर समझता है जब वो अपने आसपास और बड़ों को देखता है कि वो उससे ज़्यादा फ्री और उससे ज़्यादा पावरफुल है। ये एक बेसिक नेचर होता है बच्चे के अंदर। तो ऑथर का इसमें रिस्पॉन्स क्या था, ये एडलर कहता है, राइट। अब ऑथर इसको रिस्पॉन्स में कहता है कि सवाल ये उठता है, ऑथर कहता है कि ऑथर के हिसाब से ये सवाल उठता है कि अगर बच्चे के अंदर इन्फीरियर ऐसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इस चीज़ को लेकर, या अगर बच्चा जो है ना सिर्फ सुपीरियर लोगों को देखते हुए बड़ा हो रहा है, तो वो अपने इन्फीरियर पोजीशन को नॉर्मल क्यों नहीं मान लेता। अगर उसका मतलब, ऑथर का कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा अपने आसपास सुपीरियर लोगों को देखते हुए बड़ा हो रहा है, तो वो क्यों नहीं मान लेता कि वो इन्फीरियर है। वो सीधे से मान ले कि हाँ मैं इन्फीरियर हूँ। वो क्यों नहीं मान लेता, क्यों वो अपने आप को सुपीरियर बनाने की या बनाने की कोशिश करता रहता है। ऑथर के मुताबिक ये तभी पॉसिबल है जब बच्चे के नेचर में ऑलरेडी एक अर्ज हो किसी ग्रेट या सुपीरियर चीज को पाने की। अब ऑथर ने खुलासा किया कि जो एडलर कह रहा है वो बात गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन अगर बात सही है तो बच्चा क्यों नहीं मान लेता कि वो इन्फीरियर है। वो मान ले वो इन्फीरियर है अगर वो सुपीरियर लोगों के बीच में पैदा हो रहा है। तो ऑथर कहता है बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये है कि बच्चे के अंदर या इंसान के अंदर कोई ना कोई तो अर्ज होती होगी ना, जिसकी वजह से इंसान बच्चा अपने आप को सुपीरियर बनाने की कोशिश करता है या अप्रूवल लेने की कोशिश करता है। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक अर्ज होती है किसी ग्रेट या सुपीरियर चीज को पाने की, और यही वो अर्ज है जिसे ऑथर ब्यूटी की अर्ज बोलता है। मतलब वो क्वालिटी जो आदमी को एडमायरेबल, लवेबल और प्रेजवर्दी बना सके, या वो ब्यूटी या वो क्वालिटी जो एडमायरेबल, लवेबल और प्रेजवर्दी हो, जो उसकी आंखों के सामने एडमायरेबल हो, प्रेजवर्दी हो, लवेबल हो, यही वो क्वालिटी ऑफ ब्यूटी है। अब जो है ना, ऑथर कहता है कि जो पावर है ना, जो उसे चाहिए होती है, जो ब्यूटी है, वो पावर ही है एक तरह से। मतलब एडलर कहता है बच्चा पावर और सुपीरियोरिटी चाहता है ताकि लोग उसे एडमायर करें। कि बच्चा इंफीरियर फील करता है बड़ों के आगे जो उससे सुपीरियर होते हैं, तो बच्चा क्या चाहता है कि वो चाहता है कि उसे पावर मिले, वो पावर चाहता है, वो सुपीरियोरिटी चाहता है ताकि लोग उसे एडमायर करें। लेकिन ऑथर के हिसाब से पावर खुद एक फॉर्म ऑफ ब्यूटी है। अब यहाँ पे समझें कि पावर जो है ना, वो कभी भी एक, पावर और ब्यूटी कभी दो कॉन्सेप्ट नहीं है। पावर ब्यूटी ही है, पावर भी एक फॉर्म ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि हम उससे लव करते हैं। ब्यूटी और पावर अलग चीजें नहीं है। पावर एक क्वालिटी है ब्यूटी की, और ब्यूटी अपने अंदर पावर को इंक्लूड करती है। अगर किसी इंसान के पास पावर है लेकिन ट्रुथ और गुडनेस नहीं है, तो वो इनकम्प्लीट है और उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। और सेटिस्फैक्शन मिलती किस चीज से है? अल्टीमेट ब्यूटी या ब्यूटी से। और अगर किसी इंसान के पास पावर है लेकिन ट्रुथ और गुडनेस नहीं है, जो एक ब्यूटी का फॉर्म है, तो वो इनकम्प्लीट है और उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। तो पावर होने के बाद भी अगर आपके पास ब्यूटी नहीं है तो आप इनकम्प्लीट हो। वैसे ही अगर आपके पास ब्यूटी है और पावर नहीं है, तो आपकी जो अ, जैसे अगर अगर ट्रुथ और गुडनेस में पावर नहीं है तो वो बेअसर हो जाती है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। इसका हम सिंपली अगर समझाएं इसे, अगर आपके पास ट्रुथ और गुडनेस तो है लेकिन उसमें आपकी पावर नहीं है, आपके पास ब्यूटी है लेकिन ब्यूटी में पावर नहीं है, तो वो बेअसर हो जाती है। और ऐसा हो ही नहीं सकता ब्यूटी में पावर ना हो, क्योंकि ब्यूटी
जो है ना वो अपने अंदर पावर को रखती है। पावर ब्यूटी का एक फॉर्म है, एक पार्ट है। तो जब आपकी ट्रुथ और गुडनेस में पावर नहीं है तो फिर वो बेअसर हो जाएगा, वो ट्रुथ एंड गुडनेस बेअसर हो जाएगा, उस ट्रुथ और गुडनेस की तरफ लोग अट्रैक्ट ही नहीं होंगे। रियल पावर का क्या मतलब होता है? ऑथर कहता है कि रियल पावर वही है जो राइट आइडियल के लिए काम करे। आपकी रियल पावर ही वही है जो राइट आइडियल के लिए काम करे। अगर आइडियल आपका इम्परफेक्ट है तो उसके लिए यूज होने वाली सारी पावर्स भी इम्परफेक्ट और बेकार है, क्योंकि पावर एक ब्यूटी का फॉर्म है। और अगर आपका आइडियल ही गलत है तो आप जितनी भी पावर यूज कर लें और आपके पास जितनी भी पावर है वो बेकार है, बेअसर है और इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट है। पावर का असली मकसद ब्यूटी, परफेक्शन को पाना है। पावर और ब्यूटी का क्या रिलेशन है? ऑथर कहता है कि ब्यूटी जो है ना, इट इज इक्वल टू पावर, पावर इट इज इक्वल टू ब्यूटी। अगर ब्यूटी में पावर नहीं है तो वो हमें अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, और अगर पावर में ब्यूटी नहीं है तो वो डेंजरस बन जाती है। अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, इस स्टेटमेंट को समझें कि अगर ब्यूटी में पावर नहीं है तो वो हमें अट्रैक्ट नहीं करेगा। कोई इंसान जिसके पास नो मैटर अल्टीमेट ब्यूटी की हर लेवल है, हर एट्रीब्यूट, आई मीन हर एट्रीब्यूट, लेकिन उसके पास पावर नहीं, तो क्या आप उस इंसान से अट्रैक्ट हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। अगर राइट आइडियल में जाहिर है राइट आइडियल में ब्यूटी होती ही होती है, लेकिन अगर राइट आइडियल में ब्यूटी है पर पावर नहीं है तो क्या वो आपका राइट आइडियल बन सकता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि राइट आइडियल हमेशा पावरफुल होता है, ये आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में। तो वही जगह अगर ब्यूटी है और पावर नहीं है तो फिर आप अट्रैक्ट नहीं होगे, वो ब्यूटी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी, वो ब्यूटी अल्टीमेट ब्यूटी नहीं बन पाएगी। वही जगह पावर में ब्यूटी नहीं है तो वो डेंजरस है। अगर आपके पास पावर हो गई लेकिन आपके पास ब्यूटी के एट्रीब्यूट्स नहीं है, राइट आइडियल नहीं है, ब्यूटी नहीं है, तो वो डेंजरस हो जाएगी पावर आपकी। जैसे वो सारे लोग जिन्होंने पावर प्रैक्टिस की पर वो गलत आइडियल पे थे तो वो डेंजरस था, राइट। तो ब्यूटी, गुडनेस, ट्रुथ, ये सारी चीज़ें, एक ब्यूटी जो है ना वो गुडनेस, ट्रुथ, स्पिरिचुअल, मॉरल, ये सारी चीज़ों को अपने एट्रीब्यूट में लेता है। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, आडलर ने इतना ही कहा, ठीक है, आडलर और ऑथर की बात मैंने आपको समझा दी। यहाँ मेरा एक क्वेश्चन था जो मैं आप लोग से पूछूंगी। आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन कि अगर पावर इस्लाम में है, क्या वो इसी पावर की बात हो रही है? आडलर ने जैसे पावर की बात की और ऑथर ने जिस पावर को समझाया, क्या इस्लाम में इसी पावर की बात हो रही है? और अगर पावर इतनी ही ज़रूरी है तो क्या नबी जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके पास तो कोई पावर ही नहीं थी, बल्कि इनके एनिमीज इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, चाहे वो फिरौन हो, उसके रिच पावरफुल किंगडम, या वो कुरैश का सिस्टम हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके पास ब्यूटी थी पर पावर नहीं थी, और पावर फिरौन के पास ज़्यादा थी पर उसके पास ब्यूटी नहीं थी? यहाँ पे आप एक और चीज़ देखें, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन में मैंने एक और चीज़ हाईलाइट की कि फिरौन के पास और कुरैश के सिस्टम जो था, कुरैश के लोग जितने भी उनके अगेंस्ट थे अपने नबी के, उनके पास पावर थी पर उनके पावर में ब्यूटी नहीं थी। और अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि पावर जो है ना, इट इज इक्वल्स टू ब्यूटी, राइट। लेकिन फिरौन है या इस तरह के बादशाह, ये जो काफिर थे पुराने अरब में, इनके पास पावर थी पर ब्यूटी नहीं थी। और हमारे प्रॉफिट्स जो थे ना, उनके पास ब्यूटी थी पर पावर नहीं थी। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे उनके पास पावर नहीं थी, उनके पास भी पावर थी, लेकिन हर पावर, ऐसे पावर का मतलब हर पावर एक ही डेफिनेशन में फिट नहीं की जा सकती। हम इस क्वेश्चन के आंसर में समझते हैं। जैसे कि ऑथर जिस पावर की बात कर रहा है वो सिर्फ फिजिकल पावर या पॉलिटिकल पावर नहीं है। नो डाउट पावर में ये भी इंक्लूड होता है, लेकिन सिर्फ वो फिजिकल या पॉलिटिकल पावर नहीं थी। उसके सेंस में पावर का मतलब है वो एबिलिटी जो अपने अंदर आइडियल को अचीव करे और अपने अंदर और दुनिया में राइट आइडियल को इस्टेब्लिश करे। पावर का मतलब ही यही है कि वो अपने अंदर आइडियल को अचीव करे और अपने अंदर दुनिया में राइट आइडियल को और ब्यूटी को ला सके। तो इसका मतलब हमारे सारे प्रॉफिट्स के पास ब्यूटी तो थी, उसके साथ पावर भी थी, क्योंकि पावर का मतलब अभी हमने देखा कि वो एबिलिटी जो अपने अंदर आइडियल को अचीव करे और अपने अंदर और दुनिया में ब्यूटी ला सके, राइट आइडियल ला सके। इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहले दुनियावी पावर नहीं थे। उनके पास ब्यूटी थी, उनके पास पावर नहीं थी, लेकिन उनके पास मॉरल और स्पिरिचुअल पावर थी जो अल्लाह के हुक्म से आई उनमें। उन्होंने फिरौन के पावरफुल सिस्टम को चैलेंज किया, ये भी एक पावर थी कि इतने बड़े फिरौन के सिस्टम को चैलेंज करना भी एक पावर थी, राइट आइडियल को एस्टैब्लिश करना भी पावर थी।
राइट। सेल्फ कॉन्शियसनेस की वो लेवल जिस पे उन्होंने इतने बड़े सिस्टम को चैलेंज किया है, ये भी एक पावर थी। और बाद में जब उन्होंने इस छोटे पावर के जरिए फिरौन को हराया तो उनके पास पॉलिटिकल पावर, फिजिकल पावर सब आ गई। फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में शुरू में दुनियावी पावर के बिना थे, उनके पास कोई दुनियावी पावर नहीं थी, लेकिन उनके पास ट्रुथ था, सब्र था, हिकमत थी, अखलाक थे। ये पावर मतलब ये भी एक पावर के फॉर्म थे जिससे उन्होंने कुरैश के सिस्टम को हिला दिया अपने हर चीज़ से। फिर उसके बाद इस पावर के साथ उनके पास कंपेनियंस थे, बैटल्स थे, ब्रेवरी थी, ये सब था जिससे उन्होंने उस चीज़ को आसान किया। दुनियावी टर्म्स में चाहे एनिमी स्ट्रॉन्गर थे, लेकिन मॉरल प्लस स्पिरिचुअल अथॉरिटी जो थी ना अपने नबियों की, उनकी सबसे बड़ी पावर ही थी यही स्पिरिचुअल अथॉरिटी और मॉरल अथॉरिटी। और आखिर आखिर में अल्लाह ने उनको पॉलिटिकल अथॉरिटी से भी नवाज दिया। आप सबसे बेस्ट इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं लास्ट में, वो है प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम। उनका सेल्फ कॉन्शियसनेस, उनकी लव ऑफ आइडियल इतनी हाई लेवल पे थे कि वो जो जुलेखा का किस्सा है ना, कोई भी आम इंसान होता वो अपने आप को रोक ना पाता, पर प्रॉफिट यूसुफ ने, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अंदर, उनके अंदर लव ऑफ आइडियल और सेल्फ कॉन्शियसनेस इतनी हाई थी। जैसे अभी हमने मैकडोगल में, अच्छा ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम का, यह आपका जो है ना एग्जाम्पल तीनों में फिट हो रहा है। मैकडोगल वाले थ्योरी में भी आ रहा है, आपके ये फ्रीउड वाले थ्योरी में भी आ रहा है, और आपके एडलर वाली थ्योरी में आ रहा है। कैसे आ रहा है? मैकडोगल की थ्योरी में उसने ये बताया कि इंस्टिंक्ट होता है मैन के अंदर जो उसको करता है, मतलब उसको इंसान को कहता है कि अपनी डिजायर्स को चेंज करे, क्योंकि इंसान मैन ऑफ इम्पल्स है, क्रिएचर ऑफ इम्पल्स है। और उसके अंदर विल होता है जो उसे रोक देता है, उसके मॉरल डिजायर जो होते हैं उसके इंस्टिंक्ट को काट देते हैं। ये भी मैकडोगल ने कहा। फिर ऑथर ने कहा कि ये सारी चीज़ों से बड़ा सेल्फ कॉन्शियसनेस और लव ऑफ आइडियल की पावर होती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के केस में यही हुआ। जुलेखा ने उनको बहुत चाहा कि उसके जाल में वो फंसा सके, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास इंस्टिंक्ट और विल पावर से ज़्यादा बड़ी पावर थी सेल्फ कॉन्शियसनेस की, लव ऑफ आइडियल की, कि उन्होंने उस चीज़ को पूरी तरह से कंट्रोल किया। फिर आते हैं फ्रूट के पावर में। फ्रूट कहता है कि हर पावर सेक्सुअल अर्ज होती है, मतलब हर चीज़, हर इंसान में सबसे ज़्यादा जो सेक्सुअल अर्ज होती है उसी से पूरी थ्योरी फ्रूट की थी, उसी पे बेस्ड, राइट। ऑथर कहता है कि सेक्सुअल अर्ज ही सब कुछ नहीं होता, सिर्फ कॉन्शियसनेस और लव ऑफ आइडियल होता है जो उस चीज़ को डिफाइन करता है। और यही हुआ। इतनी जाहिर है एक बादशाह की बीवी जुलेखा भी खूबसूरत होगी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती का तो कोई कोई मिसाल ही नहीं है दुनिया में। तो सोचें उसके बाद भी फ्रूट, क्या अगर फ्रूट सच होता तो शायद यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मकाम पे ना पहुंच पाते, वो गिव अप कर देते। लेकिन फ्रूट सच नहीं था, ऑथर सच है। ऑथर की बात प्रूफ हुई कि लव ऑफ आइडियल और सच का कॉन्शियसनेस इतना हाई था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतनी सख्त आजमाइश में भी अपने आप को कामयाब कर लिया अल्लाह की मदद से, लव ऑफ आइडियल से, सेल्फ कॉन्शियसनेस से। और अब आते हैं हम थ्योरी ऑफ एडलर पे। यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा ऐसे बैठता है कि उन्होंने इतना ज़्यादा अपने, उनका तौहीद, उनका लव ऑफ ब्यूटी इतना हाई था कि वो नहीं झुके किसी के सामने, जुलेखा के और बादशाह के सामने नहीं झुके, जिसकी वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया। वो इतने साल जेल में रहे। एंड में उनका आईडी, लव ऑफ आइडियल और सेल्फ कॉन्शियसनेस जीत गया, और एंड में उनके पास सिर्फ पावर, उनकी ब्यूटी की वजह से उन्हें पावर भी मिल गई। मतलब ब्यूटी तो थी उनके पास, ब्यूटी तो आ गई, ब्यूटी के साथ साथ उनको पूरे मिस्र का बादशाह बना दिया गया। बादशाह मतलब उनके हाथ में पूरा पावर थी, सिस्टम था मिस्र का। ये कैसे हुआ? अभी हमने पढ़ा ना, ब्यूटी इक्वल्स टू पावर, और ब्यूटी ही है जो पावर जो है एक ब्यूटी क्वालिटी है, और ब्यूटी अपने अंदर पावर रखती है। उनकी ब्यूटी, उनकी अल्टीमेट ब्यूटी, उनका लव ऑफ आइडियल, सेल्फ कॉन्शियसनेस इतना हाई था उनके अंदर, ब्यूटी की एट्रीब्यूट्स इतनी डेवलप थी कि इन दी एंड उनको पावर भी मिल गई। और अगर ब्यूटी होती, पावर ना मिलती, तो ये भी पॉसिबल नहीं होता, वो इनकम्प्लीट होता। और अगर पावर मिल जाती और ब्यूटी ना होती, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ही ना रहते। तो देखिए कितना बैलेंस्ड है कि ऑथर ने कितने बेहतरीन में से इंसान के अंदर की हर फिलॉसफी को समझाया है।
और मैं जैसे जैसे इस बुक में और ज़्यादा कनेक्ट होती हूँ और एग्जाम्पल से इसको समझती हूँ ना, मुझे यकीन हो जाता है कि हर चीज़ में कितनी विजडम है। तो ये आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से से ना हम तीनों कॉन्सेप्ट को एक जोड़ में रख सकते हैं, राइट। तो एंड में हम ये कह सकते हैं कि जब राइट आइडियल स्ट्रांग हो तो अल्लाह कभी कभी फिजिकल पावर भी दे देता है। तो यहाँ हमने पावर समझा, हमने मैकडोगल को समझा, फ्रूट को समझा और एडलर को समझा। एडलर की भी थ्योरी हमने समझ ली, राइट। हम इस पे बात कर चुके हैं कि रियल पावर क्या है और पावर और ब्यूटी का क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। तो ये हमारा ना चैप्टर ख़त्म हो गया। आई डोंट नो व्हिच चैप्टर इज दिस, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। इफ़ यू रिमेंबर हमने बुक यस इफ़ यू सी कि आज हमने जो चैप्टर कंप्लीट किए हैं वो ये हैं। current point 6 current theories of human nature 1, that is McDougall, right. And then the second topic is the current theories of human nature 2, फ्रूड एंड एडलर। तो यहाँ पे आप देखिए हमने कैसे ह्यूमन नेचर में मैकडोगल की ह्यूमन नेचर को समझा, हमने फ्रूड और एडलर के ह्यूमन नेचर को समझा, और हमने ये ऐसे समझा, हमने सबसे शॉर्ट में इन कॉन्सेप्ट को समझा और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल से समझा। तो आप इसको एक बार फिर से रिफ्लेक्ट करिएगा और रियल लाइफ में भी इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करिएगा, तो आपको कई ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे और आपको ह्यूमन नेचर का असल मकसद और मतलब समझ में आएगा। अब ना इसके बाद हम सबसे बेस्ट चैप्टर पे जाने, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है, और ये चैप्टर है पॉलिटिक्स, हिस्ट्री एंड वॉर, चैप्टर नंबर 9। हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट टू इट, और फिर हम मार्क्सिज्म पे आएंगे। फॉर दिस until then we are done with the chapter. Thank you so much for watching.